हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत और विदेशी हथियार खरीदने के लिए ये 3 बैंक देंगे पैसे। जी हां दोस्तों, सरकार ने लगा दी मुहर। बताएंगे सबसे बड़ी खबर दोस्तों, और कौन से वो 3 बैंक है। और इसी बीच हम आपको बताएंगे जहां ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दिया इस्तीफा, जिसके बाद दोस्तों बताएंगे कैसे ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद लिबरल गिरोह हो रहा है लहालोट। जी हाँ दोस्तों, भारत यात्रा के दौरान योगी जी के समर्थन में जेसीबी की सवारी को बता रहे हैं इस्तीफे की सबसे बड़ी वजह है। दोस्तों आपको बताएंगे कैसे ये गिरोह इल्जाम लगा रहे हैं दोस्तों, और क्या कहा इन्होंने, सब चीज आपको बताएंगे। और इसी बीच हम आपको बताएंगे जहां पर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर जर्मनी ने कसा था तंज, अब भारत ने की बोलती बंद, दे दिया करारा जवाब। बताएंगे दोस्तों क्या कहा भारत ने। और इसी बीच हम आपको बताएंगे जहां पर कांग्रेस का है आतंकवादियों से कनेक्शन, शिवराज सिंह चौहान का सबसे बड़ा इल्जाम। जी हां दोस्तों, बताएंगे शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को लेकर और क्या कहा है दोस्तों। साथ ही हर तरह की जानकारी हम आपको अभी बताने वाले हैं, तो हमेशा की तरह बने रहेगा वीडियो के अंत तक दोस्तों। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है, मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, और आपको भारतीय होने पर गर्व है दोस्तों। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां अब विदेशी हथियार खरीदने के लिए पैसे देंगे ये 3 बैंक। सरकार ने लगा दी मुहर। जी हां, रक्षा मंत्रालय ने विदेशों से हथियार खरीद का पेमेंट करने के लिए 3 नए बैंकों को मंजूरी दी है दोस्तों। अभी तक देश में केवल सरकारी बैंकों के माध्यम से ही रक्षा खरीद सौदों के लिए पेमेंट किया जाता रहा है। अब ये तीनों बैंक प्राइवेट सेक्टर के ही होंगे। जी हाँ, सरकार ने जिन 3 प्राइवेट बैंक को इस काम के लिए चुना है उनमें HDFC बैंक और ICICI बैंक जैसे नाम शामिल है। वहीं इस काम को करने वाला तीसरा प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक होगा। इस मंजूरी के मिलने के बाद ये तीनों बैंक सैन्य साजो सामान की विदेशों में खरीद के लिए वित्तीय सेवाएं दे सकेंगे, डिफेंस डील के पेमेंट के लिए क्रेडिट लेटर्स जारी कर सकें दोस्तों, और या सीधे बैंक ट्रांसफर भी कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि मंत्रालय का कहना है कि इस काम को लेकर प्राइवेट बैंकों के परफॉर्मेंस की नियमित तौर पर निगरानी की जाएगी, ताकि समय की मांग और जरूरत के हिसाब से आगे के कदम उठाए जा सके। अभी तक देश में सिर्फ सरकारी बैंकों के हाथों ही रक्षा सौदों के लिए पेमेंट सुविधाएं आया करती थी और दिया जाता था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों आप सभी के मन में सवाल जरूर उठा होगा कि आखिर इन तीनों बैंकों और प्राइवेट बैंकों को देने के पीछे सरकार ने क्या ऐसा कर दिया कि ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। हम आपको बता दें, दरअसल केंद्र सरकार भारत की तीनों सेनाओं को विदेशी हथियारों से मुक्त कराना चाहती है दोस्तों। केंद्र सरकार ने विदेशी हथियारों की खरीद फरोख्त पर अब रोक लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। करीब 70% रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण किया जा चुका है, और इसीलिए सरकारी बैंकों को इस हथियारों के यानी विदेशी हथियारों के खरीद फरोख्त से दूर कर दिया गया है दोस्तों, और भारत को पूरे तरीके से आत्मनिर्भर और स्वदेश बनाने की कोशिश की गई। ऐसे में अगर आप भी मोदी सरकार की इस पहल की सराहना करते हैं तो हमारा समर्थन है मोदी जी के इस कार्य का, और साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। जी हाँ दोस्तों, चलता अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दिया इस्तीफा, कहा सबसे अच्छी जॉब छोड़ने का है दुख। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश के पीएम बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। उन्होंने ये फैसला कंजर्वेटिव पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के राजनीतिक संकट में आने के बाद दिया है। इससे पहले जॉनसन के फैसले और नैतिकता पर असंतोष जाहिर करते हुए वित्त मंत्री ऋषि सनक और स्वास्थ्य सचिव साजिद जाविद ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही पीएम जॉनसन के इस्तीफे के कयास लगाए जा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बोरिस जॉनसन ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि वो नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति होने तक प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है। उन्होंने पद छोड़ने का फैसला तब लिया जब उनके सबसे करीबी सहयोगियों में से एक ट्रेजरी प्रमुख नादिम जहावी ने देश की भलाई के लिए इस्तीफा देने के लिए कहा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बोरिस जॉनसन के इस्तीफे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बोरिस जॉनसन जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबसे अच्छे दोस्त में से एक माने जाते हैं दोस्तों। और ऐसे में इनके इस्तीफे को आप लोग किस नजरिए से देखते हैं और आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी खबर इसी से जुड़ी जहां पर आ रही है, जहां भारत यात्रा के दौरान योगी जी के समर्थन में जेसीबी की सवारी को बता रहे हैं लिबरल गिरोह वजह है। जी हाँ दोस्तों, और हंसते और लोटपोट होते नजर आ रहे हैं दोस्तों जॉनसन के इस्तीफे को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, जैसे ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
बोरिस जॉनसन ने पार्टी के दबाव के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भारत में इस्लामवादियों और कांग्रेस समर्थकों ने इसके लिए भारत दौरे पर उनकी जेसीबी की सवारी को दोष देना शुरू कर दिया। दोस्तों, जेसीबी एक लोकप्रिय कंपनी है जो मिट्टी खोदने वाले उपकरणों के निर्माण के लिए जानी जाती है, आप सभी जानते होंगे, और उसका एक उत्पाद बुलडोजर भारतीय राजनीति में बहुत लोकप्रिय हो गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि बोरिस जॉनसन की जेसीबी की सवारी का वास्तव में उनके पीएम पद छोड़ने से कोई लेना देना नहीं है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है दोस्तों कि उन्होंने अप्रैल 2022 में वडोदरा में ब्रिटिश कंपनी की एक फैक्ट्री का उद्घाटन करते हुए जेसीबी की सवारी की थी जब वो भारत दौरे पर थे। इस्लामवादियों, कांग्रेस समर्थकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक विरोधियों ने जॉनसन के कदम को इसे भाजपा शासित राज्यों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में अपराधियों के अवैध संरचनाओं के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई के समर्थन के रूप में देखा है। जी हां दोस्तों, भारत में इस्लामवादी और कांग्रेस से सहानुभूति रखने वालों ने उनकी सरकार गिरने के लिए ब्रिटिश कंपनी जेसीबी पर उनकी सवारी को दोष देने में देर नहीं लगाई और दोस्तों हंसते नजर आए हैं। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों, जिस प्रकार से जेसीबी पर इल्जाम लगाया जा रहा है और योगी जी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के इस्तीफे के मुद्दे में घसीटा जा रहा है। दोस्तों, इस पर आप राय सुझाव जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ, जहां मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर जर्मनी ने कसा था तंज, अब भारत ने कर दी बोलती बंद, कहा ये हमारा आंतरिक मामला है। जी हां दोस्तों, ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को लेकर भारत ने जर्मनी को करारा जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बड़े ही साफ शब्दों में कहा, यह भारत का आंतरिक मामला है, इसमें आपके दखल की कोई आवश्यकता नहीं है, मामला कोर्ट में है, इस पर कुछ टिप्पणी करना फिलहाल ठीक नहीं। आपको बता दें दोस्तों कि मोहम्मद जुबैर को 27 जून को गिरफ्तार किया गया था। जुबैर की गिरफ्तारी पर जर्मनी ने भारत पर तंज कसा था। जी हां दोस्तों, बता दें भारत पर जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, ऐसे में उससे उम्मीद की जाती है कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का आजादी को स्पेस दे। जर्मन विदेश मंत्रालय ने कहा, फ्री रिपोर्टिंग किसी भी समाज के लिए फायदेमंद है, इस पर प्रतिबंध लगाना चिंता का कारण है। जी हां दोस्तों, जर्मन विदेश मंत्रालय ने कहा, पत्रकारों को उनके कहने और लिखने के लिए सताया और कैद नहीं किया जाना चाहिए, हम इस मामले से अवगत हैं और दिल्ली में हमारा दूतावास इसकी बहुत बारीकी से निगरानी कर रहा है। जिसके जवाब में दोस्तों भारत ने साफ कहा है कि ये भारत का आंतरिक मामला है, इसमें दखल देने की कोशिश बिल्कुल भी ना करे। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर यूक्रेन के सैनिकों ने दोबारा फहराया स्नेक आइलैंड पर झंडा, रशिया ने हमले के पहले ही दिन किया था इस पर कब्जा। जी हां दोस्तों, 24 फरवरी को रूसी हमले के पहले ही दिन हाथ आए स्नेक आइलैंड पर यूक्रेन ने दोबारा कब्जा कर लिया है। दोस्तों, ये काला सागर में छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप है। दोस्तों, यूक्रेन के सैनिकों ने दोबारा यहाँ यूक्रेनी झंडा फहराया। हालांकि रूस का दावा है कि उसने मिसाइल हमले में झंडा फहराने वाले सैनिकों को मार गिराया है। जी हाँ दोस्तों, इस स्थान पर यूक्रेन के 13 सैनिक तैनात थे और उन्होंने रूसी सैनिकों के हमले को 2 बार बहादुरी से नाकाम किया था, लेकिन वे ज्यादा समय तक रूसी सेना से लोहा नहीं ले सके क्योंकि उनका गोला बारूद खत्म हो गया था। दोस्तों, युद्ध की कुछ तस्वीरें सामने आई थी जिनमें यूक्रेनी सैनिक रूसी युद्धपोत की तरफ इशारा करते दिखाई दे रहे थे। एक और बड़ी खबर की ओर चले दोस्तों, जहां पर G20 विदेश मंत्रियों पर इसलिए टिक गई है दुनिया भर की निगाहें, इन मुद्दों पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन पर सारी दुनिया की नजर है। यूक्रेन युद्ध और दुनिया भर में महंगाई के गहराते संकट के बीच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले 20 देशों के विदेश मंत्री यहाँ इकट्ठा हुए हैं। दोस्तों, यूक्रेन पर रशिया के हमले के बाद ये पहला मौका है जब इन देशों के विदेश मंत्रियों को व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका मिलेगा। सम्मेलन से एक दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस बात की पुष्टि की है कि वे इस सम्मेलन के लिए बाली आएंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पहले ही यहाँ आने का ऐलान कर चुके थे। इस तरह यहाँ अमेरिका और रशिया के विदेश मंत्री आमने सामने मौजूद होंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग ई और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी यहाँ आए हैं। दोस्तों, यूक्रेन G20 का सदस्य नहीं है, इसके बावजूद इस बैठक के मेजबान इंडोनेशिया ने यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा को यहाँ आमंत्रित किया है। और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पाकिस्तानी सेना में बड़ा घमासान, टॉप जनरलों में बड़ा मतभेद, महीनों से नहीं हुई इनकी अहम बैठक। जी हां दोस्तों, ऐसा हम नहीं, रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। जी हां, पाकिस्तानी सेना के टॉप जनरलों के बीच घमासान शुरू होने की खबरें हैं। दोस्तों, जब से पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ है, वहां की सेना के संरचना
संरचनात्मक ढांचे में कुछ बदलाव की बातें सामने आ रही हैं। टॉप जनरलों में खींचतान का सबसे बड़ा प्रमाण ये बताया जा रहा है कि कोर कमांडरों की होने वाली मासिक बैठक भी 114 दिनों से नहीं हो पाई है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऐसी आखिरी मीटिंग पिछले 15 मार्च को ही बुलाई थी दोस्तों। ऊपर से पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार भी राजनीतिक और आर्थिक संकटों का सामना कर रही है, जिससे स्थिति और भी अनियंत्रित नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, न्यूज 18 ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि पाकिस्तानी सेना के कोर कमांडरों की हर महीने होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस यानी CCC पिछले 3 महीनों और 20 दिनों से नहीं आयोजित की गई है दोस्तों। इस वजह से कई तरह की अटकलें लग रही हैं। बढ़ते हैं और बड़ी खबर की ओर, जहां पर नेपाल को दोनों हाथों से लूट रहा है चीन। ड्रैगन के रहस्यमय जाल में उलझ गया पर्यटन उद्योग। जी हां दोस्तों, श्रीलंका का हाल देखने के बाद नेपाल के लोग भी चीन के रहस्यमय हथकंडों से सहमे हुए हैं दोस्तों। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन बहुत ही गोपनीय तरीके से नेपाल के पर्यटन उद्योग पर कब्जा करता जा रहा है। कोरोना महामारी ने उसे और भी ज्यादा मौका दे दिया है दोस्तों। चीनी व्यापारियों की वजह से नेपाल को कई तरफा चपत लग रही है दोस्तों। एक तो पर्यटन व्यवसाय उसके हाथों से निकलता जा रहा है, ऊपर से चीन की संदिग्ध वित्तीय लेन देन का तरीका भी उसके खजाने को नुकसान पहुंचा रहा है। जी हां दोस्तों, न्यूज एजेंसी ANI ने खबर हब की एक रिपोर्ट के हवाले से जो कुछ बताया है उससे यही लग रहा है कि हिमालयी देश नेपाल के पर्यटन उद्योग को चीन ने पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में लेने की साजिश रच दी है। इसके मुताबिक चीन भारत के पड़ोसी मुल्क के टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में गैर कानूनी निवेश में लगा हुआ है। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी की वजह से नेपाल का पर्यटन उद्योग पहले ही दबाव में है। उस पर से नेपाल के पूर्व शासकों की ड्रैगन से दोस्ती अब भारी पड़ने लगी है दोस्तों। दरअसल चीन के निवेशकों ने काठमांडू समेत नेपाल के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बेहतरीन होटलों और कई सारी निर्माण परियोजनाओं में हाथ लगा दिया है, जिसकी वजह से बीजिंग के इरादों को लेकर संदेह पैदा होने लगा है। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर बाली में मिले भारत चीन के विदेश मंत्री, लद्दाख गतिरोध और विद्यार्थियों की वापसी पर हुई बातचीत। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच कई मसलों पर जारी गतिरोध के बीच विदेश मंत्री जयशंकर जी ने इंडोनेशिया के बाली में कल चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की दोस्तों। जयशंकर जी ने उनके साथ बातचीत में सीमा के हालात, चीन में भारतीय विद्यार्थियों और उड़ानों पर पाबंदियों को लेकर बातचीत की है। जयशंकर जी व यी की ये मुलाकात G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बाली में आयोजित बैठक के मौके पर हुई। जयशंकर जी ने ट्वीट करके बताया कि बाली में कल मैंने दिन की शुरुआत चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के साथ की। करीब 1 घंटे चर्चाएं चली, जिसमें सीमा के हालात समेत सभी लंबित मुद्दों पर चर्चाएं हुई। मैंने अन्य मसलों के अलावा विद्यार्थियों और उड़ानों के मसले को भी उठाया। अंतर्राष्ट्रीय हालात और G20 बैठक पर उसके प्रभाव की भी चर्चा की। इस साल मई में भारत और चीन ने सीमा पर तनाव को लेकर बातचीत की थी। उन्होंने जल्द से जल्द वरिष्ठ कमांडरों की बैठक के अगले दौर की आयोजित करने का भी फैसला किया है। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर सिर कलम की धमकी देने वालों को बदरुद्दीन अजमल की नसीहत, कहा ऐसा करने वाले बेवकूफ ये इस्लाम के खिलाफ। जी हां दोस्तों, बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के बाद देश के कई हिस्सों में मुस्लिम संगठनों ने प्रदर्शन किया और उनके बयान पर सख्त एतराज जताया गया। ज्यादातर मुस्लिम नेताओं का मानना है कि नुपुर ने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया है। असम के मुस्लिम नेता और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि भारत में सभी हिंदू थे, इस्लाम की खूबियां देखकर वो मुसलमान हुए हैं। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ देश में कुछ कट्टरवादी मुसलमानों की गैर जिम्मेदाराना भूमिका रही है। साथ ही उन्होंने सिर कलम जैसी धमकियों का भी विरोध किया है। जी हां दोस्तों, अजमल ने कहा कि सर कलम की बात कहने वाले बेवकूफ हैं, ये इस्लाम के खिलाफ है। मोहम्मद को पत्थर मारा गया था, अगर इस समय अल्लाह उन पत्थर मारने वाले को पीस कर मार देता तो क्या इस्लाम इतना बढ़ता? अभी दुनिया में 200 करोड़ मुसलमान है। हमारे बाप दादा सब हिंदू थे, लेकिन इस्लाम की खूबियों की वजह से धर्म बदल दिया गया। इस्लाम की खूबी यही है कि जो भी बड़ी बड़ी बात करता है उसे ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए। पिछले दिनों अजमल ने ईद के मौके पर असम के मुसलमानों से गाय की कुर्बानी ना देने की अपील भी की थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अजमल ने माना है दोस्तों कि उनके बाप दादा सब हिंदू थे दोस्तों, लेकिन इस्लाम की खूबियों की वजह से उन्होंने धर्म बदल लिया। ऐसे में आपकी क्या राय होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इनकी बातों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, लेकिन वीडियो लाइक जिन्होंने अभी तक नहीं किया है प्लीज कर दीजिएगा। बढ़ते हैं खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में
में कहां से घुसे। इतने पाकिस्तानी आतंकी 141 सक्रिय दहशत गर्दों में से 59 लोकल और 82 विदेशी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों पर सुरक्षा बलों का शिकंजा कसता जा रहा है। बहुत कम अंतराल पर हो रहे एनकाउंटर में आतंकी ढेर हो रहे हैं। साल 2022 में 30 जून तक 125 आतंकी मारे जा चुके हैं और इस अवधि में 172 आतंकी संदिग्ध भी पकड़े गए हैं। दोस्तों अकेले जून में ही 34 आतंकी मारे गए हैं। खास बात यह है कि इस वर्ष मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों में 34 विदेशी हैं, बाकी लोकल है। और इस साल 69 युवा विभिन्न आतंकी तंजीमों में भर्ती हुए हैं। दोस्तों 2021 में कुल 142 आतंकी भर्ती हुए थे। जम्मू कश्मीर में अब 141 सक्रिय आतंकी है, जिनमें 59 लोकल और 82 विदेशी आतंकी शामिल है। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पासपोर्ट के लिए लाइन में लगी महिला ने दिया बच्ची को जन्म, ईंधन की कतार में खड़े शख्स की हुई मौत। जी हां दोस्तों, श्रीलंका से बहुत बुरी स्थिति की खबर आ रही है दोस्तों, जहां विदेशों में रोजगार के लिए संकटग्रस्त श्रीलंका छोड़ने के लिए पासपोर्ट हासिल करने के लिए 2 दिनों से कतार में लगी एक गर्भवती महिला को वहीं पर प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। दोस्तों गुरुवार को अपनी बारी का इंतजार करते हुए महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया। जी हां दोस्तों, साथ ही इसी बीच ईंधन की कतार में इंतजार कर रहे एक अन्य व्यक्ति की कल सुबह दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। जी हां दोस्तों, अब आप स्थिति का अंदाजा लगा पा रहे होंगे दोस्तों कि श्रीलंका की क्या स्थिति है अभी। और चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर दलाई लामा को प्रधानमंत्री मोदी जी की बधाई पर चिढ़ा चाइना, भारत को नसीहत देने की कोशिश। जी हां दोस्तों, ब्लिंकन को भी घेरा। आपको बता दें, चीन ने गुरुवार को तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा को उनके 87वें जन्मदिन पर बधाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए दोस्तों कहा कि भारत को चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए तिब्बत से संबंधित मुद्दों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। बुधवार को 87 वर्ष के होने पर पीएम मोदी जी ने दलाई लामा को फोन पर बधाई दी। मोदी जी ने बुधवार को ट्वीट किया कि आज फोन पर परम पावन दलाई लामा को 87वें जन्मदिन की बधाई दी। हम उनके लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले साल भी उन्हें उनके जन्मदिन पर बधाई दी थी। दोस्तों दलाई लामा के समर्थकों ने धर्मशाला में जन्मदिन मनाया, जहां दलाई लामा निर्वासन में रहते हैं। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी जी के अभिवादन पर एक सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिया ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि भारतीय पक्ष को 14वें दलाई लामा के चीन विरोधी अलगाववादी स्वभाव को पूरी तरह से पहचानना चाहिए। चीन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का पालन करना चाहिए, समझदारी से बोलना और कार्य करना चाहिए और चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए तिब्बत से संबंधित मुद्दों का उपयोग करना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने दलाई लामा का अभिवादन करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पर भी निशाना साधा। जी हां दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि चाइना की गीदड़ भभकी से भारत को नहीं डरना चाहिए दोस्तों, तो ये बात कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। और भारत हमेशा से दलाई लामा को एक अलग मानता आया है दोस्तों चाइना से, ऐसे में तिब्बत पूरी तरीके से चाइना से विभिन्न है, अलग है दोस्तों। अगर आप भी इस बात को मानते हैं तो वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा और आप लोग भी दलाई लामा जी को लेट हैप्पी बर्थडे जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। और खबर की बात करें, जहां पर कांग्रेस का है आतंकवादियों से कनेक्शन, बोले शिवराज सिंह चौहान। कहा आजकल कमलनाथ भी आतंकवादी जैसे हो गए हैं। जी हां दोस्तों, भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से समर्थन मांगने और चुनाव प्रचार करने सीधी पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस का कनेक्शन आतंकवादियों से बताया है। दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कमलनाथ आजकल आतंकवादियों की राह पर चल पड़े हैं, वो अधिकारियों कर्मचारियों को धमकी दे रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेसियों के खून में अंग्रेजों के जिन्स हैं। जी हां दोस्तों, सीधी जिले से के पूजा पार्क भाजपा नगर परिषद के प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा करने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। दोस्तों कांग्रेसियों का आतंकवादियों से कनेक्शन होने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी कांग्रेस पर प्रहार करते हुए उन्हें झूठ कपट की राजनीति करने वाला बताया है। दोस्तों उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों के खून में अंग्रेजों के जिन्स हैं। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां सेमी कोमा में लालू प्रसाद यादव, हालत अभी भी नाजुक बनी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो का इलाज कर रहे डॉक्टरों की एक टीम ने कहा है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सेमी कोमा में चले गए हैं। दोस्तों उनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। लालू यादव को पटना के एक अस्पताल से एयरलिफ्ट किए
जाने के बाद बुधवार रात अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि लालू यादव पटना स्थित आवास में सीढ़ियों से फिसल कर गिर गए थे दोस्तों, जिसके कारण शरीर में कई जगह फ्रैक्चर हो गए थे। जी हाँ, तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि एम्स के डॉक्टर लालू जी का मेडिकल इतिहास जानते हैं, इसलिए हमने उन्हें यहाँ भर्ती किया है। उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। हालांकि सीढ़ियों से गिरने के बाद उनके शरीर में काफी कम मूवमेंट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, उनके शरीर में हलचल काफी ज्यादा कम हो रहा है, जिसकी वजह से और ज्यादा इसको क्रिटिकल माना जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जिसके बाद राबड़ी देवी ने सभी से कहा है कि लालू यादव के लिए प्रार्थना करें। एक और खबर की ओर चले दोस्तों, जहां पर भाजपा से 25 विधायक और शिंदे गुट से 13 शिव सैनिक बनेंगे मंत्री। कैबिनेट विस्तार पर बन रही है इसको लेकर सहमति। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की कैबिनेट में कुल 45 मंत्री होने की संभावना है, जिनमें से अधिकांश सहयोगी भाजपा के ही होंगे। सूत्रों का कहना है कि नए मंत्रिमंडल में भाजपा के 25 और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 13 मंत्री शामिल होंगे। तो वहीं निर्दलीय विधायकों को भी मंत्री बनाने की संभावना है शिंदे की। इस नई सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा अधिकांश नए मंत्री ही शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि सूत्रों का कहना है कि बीजेपी अगले महाराष्ट्र चुनाव से पहले नए चेहरों को परखना चाहती है, इसलिए बीजेपी इस नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। सूत्रों का यह भी कहना है कि शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ही मंत्रियों के नाम पर सहमति दी जा रही है। एक और खबर की बात करें, जहां निष्ठा यात्रा से बचेगी प्रतिष्ठा, शिवसेना बचाने को आदित्य ठाकरे एक्टिव हुए दोस्तों। बागियों के क्षेत्र में निकालेंगे रैली। जी हाँ दोस्तों, एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के चलते भले ही शिवसेना महाराष्ट्र की सरकार से बाहर हो गई है, लेकिन अब ठाकरे फैमिली पार्टी बचाने की कोशिश में जुट गई है दोस्तों। उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफे के दौरान ही कहा था कि मेरे पास शिवसेना है। उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट की ओर इशारा करते हुए कहा था कि उन्हें सत्ता के पेड़े मुबारक हो, लेकिन मेरे पास शिवसेना है। अब आदित्य ठाकरे ने इसी मोर्चे पर काम करते हुए निष्ठा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर को 2 साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। जी हां, पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राज बब्बर को 26 साल पुराने मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें विधानसभा चुनाव में मतदान अधिकारी व अन्य से मारपीट समेत अन्य मामलों में दोषी ठहराते हुए 6500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तब वे सपा के प्रत्याशी थे। इसी मामले में आरोपी रहे अरविंद सिंह यादव की केस के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर ब्राह्मणों से उठा मायावती का भरोसा, नेताओं को लगाया किनारे, इन दलित और मुस्लिम नेताओं को दिया अहम पद। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मण नेताओं को साइड करना शुरू कर दिया है दोस्तों। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी करते हुए मायावती ने मुस्लिमों और दलितों पर फोकस बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर मुस्लिम दलित ने ब्राह्मण दलित फॉर्मूले की जगह ले ली है। मायावती ने हाल ही में पार्टी नेताओं की बैठक में मुस्लिम और दलित चेहरों को बड़ी जिम्मेदारी दी है दोस्तों। साफ है कि यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा के निराशाजनक प्रदर्शन से मायावती को संदेश मिल चुका है कि 2007 में जीत का मंत्र रहा ब्राह्मण दलित फॉर्मूला दोहराकर सत्ता में वापसी नहीं किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में बसपा जैसी पार्टी अब पूरे तरीके से विलुप्त हो चुकी है दोस्तों, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर जितनी अच्छी करेंगे ड्राइविंग उतना कम भरना होगा इंश्योरेंस का प्रीमियम। जी हाँ, IRDAI ने लागू किया ये नया नियम। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI ने आम लोगों के लिए एक राहत भरी ऐलान किया है। IRDAI एक ऐसा नियम लाने जा रही है जिसके अनुसार आप जितना अच्छा वाहन चलाएंगे आपको उतना ही इंश्योरेंस प्रीमियम कम भरना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये इंश्योरेंस पॉलिसी निजी 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए लाई जा रही है। इंश्योरेंस प्रीमियम का रेट आपके वाहन चलाने के तरीके पर भी निर्भर होगा, यानी अगर आप अच्छी और सेफ ड्राइविंग करेंगे तो आपको कम प्रीमियम देना होगा, और अगर आप खराब गाड़ी चलाएंगे तो आपको ज्यादा प्रीमियम देना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच यानी इन सभी खबरों के बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।